हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 7th यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो आइए दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग चौक कुंडली तक क्लियर कर चुके थे। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है और उसकी क्या क्रियाविधि होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना होगा कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर की जो हिंदी होती है वो होती है परिणा मित्र। क्या होती है? परिणा मित्र। दोस्तों ट्रांसफार्मर तो एक इंग्लिश शब्द है, लेकिन जब इसकी हिंदी शब्द हम लोग देख लेते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में क्या इसे बोलते हैं? हिंदी में दोस्तों इसे बोलते हैं परिणा मित्र। यानी परिणा मित्र क्या होता है, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, समझ लेते हैं सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर किस तरीके से कार्य करता है, दोस्तों किस तरह से होता है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है पावर ग्रिड। दोस्तों ये क्या है? एक पावर ग्रिड है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, ये पावर ग्रिड है। और दोस्तों पावर ग्रिड का काम क्या होता है? यहाँ पर विद्युत उत्पादन होती है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? विद्युत उत्पादन होती है। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है? यह है एक पावर ग्रिड। दोस्तों इसे पावर स्टेशन भी बोलते हैं। क्या दोस्तों? ये पावर स्टेशन है, यानी ये विद्युत उत्पादन केंद्र है। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, हिंदी में समझ लेंगे क्या है? ये विद्युत उत्पादन केंद्र है दोस्तों। ये तो लिखेंगे विद्युत उत्पादन केंद्र। दोस्तों क्या है? विद्युत उत्पादन केंद्र है। अब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर विद्युत बनाई जाती है तो दोस्तों क्या करते हैं? नदियों में बांध बनाकर बनाते हैं। दोस्तों नदियों में बांध बनाए जाते हैं, उनमें से टरबाइन मशीन लगाते हैं दोस्तों, और टरबाइन मशीन के द्वारा एक कुंडली होती है जो दो दृढ़ चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य घूर्णन करती है, गति करती है, जिसके कारण विद्युत उत्पन्न होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये पावर ग्रिड है, यहाँ पावर स्टेशन है, यहाँ से दोस्तों जो विद्युत उत्पन्न होती है वो होती है दोस्तों 220 वोल्ट। कितनी होती है फ्रेंड्स? 220 वोल्ट तक यहाँ से बिजली दोस्तों बनती है। अब 220 वोल्ट की बिजली यदि हम लोग तारों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दोस्तों एक देश से दूसरे देशों में यदि हम लोग भेजेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होगी। दोस्तों क्या होगा? बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होगी। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो पावर ग्रिड होता है, जो पावर स्टेशन होता है, उसके बाहर एक ट्रांसफार्मर रख देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर क्या करेंगे? एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, केवल सिंबल से समझेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में इसकी क्रियाविधि सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक लग गया ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है दोस्तों, टी से क्या है? ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ से दोस्तों जो इस तरीके से ग्रिड से तार निकले हैं, इस तरीके से जो तार आ रहे हैं, ये दोस्तों जो डायरेक्शन है, इस तरीके से दो तार आ रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर दोस्तों विद्युत कितनी है? 220 वोल्ट है। ये ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स क्या करता है? इस 220 वोल्ट को बढ़ाकर कर देता है 20,000 वोल्ट। कितना कर देता है दोस्तों? 20,000 वोल्ट तक इस ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ से वोल्टता को बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों जब ये वोल्टता 220 से 20,000 हो जाती है, अब दोस्तों इतनी वोल्टता को इन तारों के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश तक भी भेजना दोस्तों संभव है, क्योंकि 20,000 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। तो दोस्तों अब आइए देख लेते हैं, इस तरीके से तारों के माध्यम से विद्युत होती हुई हम लोगों के कहाँ पहुँचती है? शहर में पहुँचती है दोस्तों। और शहर के बाहर क्या होता है? एक पावर स्टेशन होता है, वहाँ पर पहुँचती है। अब दोस्तों यहाँ से जब हम लोगों के फिर से घरों में आती है, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का घर है, इस तरीके से कोई कॉटेज बनी है अपनी अच्छी सी। आइए समझ लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों कोई कॉटेज है, इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर ये खिड़की लगी हुई है, इस तरीके की ये खिड़की है। यहाँ पर दोस्तों ये दरवाज़ा है, इस तरीके का ये दोस्तों दरवाज़ा है। तो इस तरीके का ये घर है दोस्तों, यहाँ पर हमें लाइट मिलनी है। अब फ्रेंड्स क्या है कि यदि ये 20,000 वोल्ट इस डायरेक्ट इस घर में पहुंच जाएगा, तो दोस्तों क्या होगा? जब 20,000 वोल्ट इस डायरेक्ट घर में पहुंचेगा तो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, फटाक से दोस्तों आग लग जाएगी, पूरी तरीके से घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जल जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर जहां पर 220 वोल्ट को बढ़ाकर कितना कर दिए थे? 20,000 वोल्ट। तो दोस्तों हम लोगों के घरों के बाहर, नुक्कड़ चौराहे, गलियों में, गाँवों में, और दोस्तों हम लोगों के मोहल्लों के बाहर क्या होता है? एक इस तरह का ट्रांसफार्मर लगा होता है, जहां से दोस्तों ये पावर ग्रिड से जो दो तार आते हैं वो इस ट्रांसफार्मर में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी टी बना देते हैं, ये भी एक ट्रांसफार्मर है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये ट्रांसफार्मर इस 20,000 की जो वोल्टता होती है, इसे फिर से कन्वर्ट कर देता है 220 वोल्ट में। दोस्तों कितने में कन्वर्ट करता है? फिर से इसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करके कहाँ भेजता है? इस तरीके से दोस्तों हम लोगों के घरों में ये बिजली कन्वर्ट होकर पहुंच जाती है। और दोस्तों जब बिजली कन्वर्ट होकर पहुंचती है तो यहाँ पर लगे होते हैं बल्ब, इस तरीके से घरों के अंदर। तो फ्रेंड्स घरों के अंदर इस तरीके से जो बल्ब लगे होते हैं वो एकदम फक से जलने लगते हैं, और घरों में क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, यानी घर में क्या फैल जाता है? प्रकाश हो जाता है दोस्तों। तो घरों में इस तरीके से प्रकाश फैलता है। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि ये पावर ग्रिड है जहां से विद्युत उत्पादन होती है। दोस्तों क्या कार्य होता है? यहाँ से 220 वोल्ट बनता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है फ्रेंड्स। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 220 वोल्ट की जो वोल्टता होती है उसे बढ़ाकर 20,000 वोल्ट कर देता है। दोस्तों कितना कर देता है? 20,000 वोल्ट कर देता है। उसके बाद में फिर से ये तारों के माध्यम से एक दोस्तों हम लोगों के घरों के बाहर, नुक्कड़ चौराहे, गलियों के बाहर दोस्तों एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो ट्रांसफार्मर क्या करता है? इस 20,000 वोल्टता को फिर से 220 वोल्टता में परिवर्तित करके हम लोगों के घरों में भेजता है। और दोस्तों जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, घरों के पंखे, टीवी,
और दोस्तों बल्ब, जितने भी उपकरण होते हैं सारे उपकरण चलने लगते हैं और घर कैसा हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। तो दोस्तों ये जो कार्य होता है, ये कार्य क्या दर्शाता है कि ट्रांसफार्मर दोस्तों क्या करता है, वोल्टता को बढ़ा भी सकता है और ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टता को घटा भी सकता है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टता को नियंत्रित करती है, यानी इसे यदि कम करना है तो इसे कम कर देगी, यदि इसे बढ़ाना है तो बढ़ा देगी। दोस्तों वोल्टता का कार्य क्या करती है, ये वोल्टता को कम या ज़्यादा कर सकती है। तो दोस्तों इस तरह से ट्रांसफार्मर होता है। अब आइए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर किस तरह का बना होता है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ट्रांसफार्मर किस तरह का बना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका एक चित्र बनाएंगे फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं ट्रांसफार्मर किस तरह का होता है, समझते हैं दोस्तों। इस तरीके से बनाएंगे, एक डायरेक्शन देख लेते हैं अच्छे से, इस तरीके से करते हैं दोस्तों। इसके बीच में बनाएंगे फ्रेंड्स। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से ट्रांसफार्मर जो है वो बनाया जाता है। ये नामांकित ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। आप लोग देखते रहिएगा किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसके बाद आप समझिएगा। दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर की है ये बाह्य संरचना है फ्रेंड्स। बाहर से जो है ट्रांसफार्मर इसी आकार का दिखता है जिस तरीके से हम बना रहे हैं। बाहर से दोस्तों इसी तरह का दिखता है ट्रांसफार्मर, ये इसकी बाह्य संरचना होती है। दोस्तों इसी में क्या होता है, इस तरह से फेरों की संख्या लगी होती है दोस्तों। अब भाई दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इस साइड भी फेरों की संख्या होती है दोस्तों। इस तरीके का फ्रेंड्स चित्र बना होता है। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र ऐसा होता है दोस्तों। यह क्या होती है, जहाँ से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है उसे प्राथमिक कुंडली बोलते हैं दोस्तों। इसे पी से लिखते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, पी। इसे लिखेंगे प्राथमिक कुंडली। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, प्राथमिक कुंडली है ये, लिखेंगे दोस्तों। ये प्राथमिक कुंडली है। ये दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। दोस्तों ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है। ये दोस्तों जो लगे होते हैं ये होते हैं नर्म लोहे की क्रोडें होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं, नर्म लोहे की क्रोडें होती हैं। नर्म लोहे की क्रोड होती है फ्रेंड्स। इन्हें पाटलित क्रोड भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इन्हें, पाटलित क्रोड बोलते हैं। यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स, पाटलित क्रोड है, पाटलित क्रोड है दोस्तों। ये जो है ये द्वितीय कुंडली होती है, सेकेंडरी। इसे एस से लिखते हैं, लिखेंगे द्वितीय कुंडली है फ्रेंड्स। दोस्तों ये द्वितीय कुंडली है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ये किस तरीके से क्रिया करता है, इसकी क्रिया विधि दोस्तों क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले दोस्तों परिभाषा हम लोग सीख लेते हैं। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सिखाएंगे कि ट्रांसफार्मर की क्या परिभाषा होती है। तो आइए फ्रेंड्स डाल लेते हैं हेडिंग यहाँ पर, परिभाषा। क्या लिखेंगे दोस्तों, परिभाषा। दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे धारा, उसके बाद दोस्तों लिखेंगे वोल्टता, उसके बाद दोस्तों फिर से लिखेंगे धारा, उसके बाद फिर से लिखेंगे वोल्टता। ये एक ट्रिक है दोस्तों, आप लोग सीखते रहिएगा। बस दोस्तों पहले क्या है, उच्च लिखेंगे ऊपर की ओर, छोटा सा लिख लेंगे उच्च, और दोस्तों नीचे की ओर लिखेंगे छोटा सा निम्न। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, निम्न, और यहाँ पर लिख लेंगे छोटा सा उच्च। अब आइए इसकी दोस्तों डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग। पहले इस तरीके से जाएंगे, उसके बाद में इस तरीके से आएंगे। तो आइए दोस्तों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बनेगी। तो फ्रेंड्स एक बार दोहराइएगा आप लोग मेरे साथ। ट्रांसफार्मर वह युक्ति है दोस्तों, क्या है, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो उच्च धारा की, दोस्तों क्या है, उच्च है तो उच्च पहले कहेंगे, उच्च धारा की निम्न वोल्टता को निम्न धारा की उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। दोस्तों एक बार फिर से सुनिएगा, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है
जो क्या करता है, उच्च धारा की निम्न वोल्टता को निम्न धारा की उच्च वोल्टता में परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर की क्या परिभाषा होती है, क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर की हम लोगों ने डेफिनेशन समझ ली है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, पहले ही हम लोग समझ लेते हैं। जब यहाँ से दोस्तों क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा अंदर प्रवेश करती है। दोस्तों यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है, ऐसी धारा है, ये एक ऐसी धारा है दोस्तों जो क्या करती है, समय के अनुसार अपनी दिशा में दोस्तों क्या करती है, परिवर्तन करती है। इस तरीके से चलती है, समय के अनुसार क्या कर रही है, अपनी दिशा में परिवर्तन कर रही है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा हम लोगों के भारत देश में दोस्तों घरों में आती है, वो 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। तो दोस्तों जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली में पहुंचती है, तो इससे जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, क्या पहुंचती है, यहाँ पर धारा पहुंचती है। तो आइए देख लेते हैं, जैसे ही धारा पहुंचती है आई, तो दोस्तों जैसे ही धारा पहुंचेगी आई, तो ये आई क्या करेगी, तो ये जैसे जो तो किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, यहाँ पर एक फ्लक्स बनाता है दोस्तों, और फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, φb से। तो दोस्तों ये एक फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न कर देगा, और ये फ्लक्स दोस्तों क्या करेगा, एक वैद्युत वाहक बल को जन्म देगा। क्या करेगा, एक वैद्युत वाहक बल को जन्म देगा, जो इस कुंडली में दोस्तों क्या करता है, प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, समझ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि माना प्राथमिक कुंडली में जो दोस्तों विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे ई, विद्युत वाहक बल के लिए ई लिखेंगे, और ये पी बना दोस्तों, तो पी क्या है, प्राथमिक कुंडली है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ईपी। तो दोस्तों ईपी बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, किसने बताया था, यानी फैराडे के नियम के अनुसार क्या हुआ था कि एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, एक चुंबकीय फ्लक्स बनाता है, और चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों क्या करता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जो उसी कुंडली में दोस्तों क्या कर देता है, एक प्रेरित धारा को जन्म देता है। तो दोस्तों आइए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर d∅b और अपान में दोस्तों क्या है, dt। क्या हो जाएगा, d∅b अपॉन में dt। ये क्या दोस्तों, ये है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, और इसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वैद्युत वाहक बल। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके आगे क्या हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर EP इक्वल टू माइनस लग जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है वो है n। दोस्तों क्या है, फेरों की संख्या जो प्राथमिक कुंडली में है उसे n लिखेंगे, और दोस्तों ये प्राथमिक कुंडली है P, तो इसे NP से दर्शाएंगे। क्या लिख देंगे, NP। तो EP बराबर माइनस का NP, और दोस्तों यही फिर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d∅b और अपॉन में dt। क्या जाएगा फ्रेंड्स, d∅b अपॉन में dt। और दोस्तों इससे मान लेंगे कि हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों क्या होता है, जब इस पार्ट में यानी प्राथमिक कुंडली में धारा पहुंचती है, तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और दोस्तों वो प्रेरित धारा कहाँ पहुंचती है, द्वितीय कुंडली में। तो फ्रेंड्स इसमें तो बाहर ये कैसा चित्र है, ये बाहर संरचना है। आंतरिक संरचना देख लेते हैं दोस्तों, तो नीचे आइए देख लेते हैं इसकी आंतरिक संरचना बना लेते हैं, ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं आंतरिक संरचना किस तरीके से इसकी बनी होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक इस तरीके का आयताकार बॉक्स बनाते हैं इसकी आंतरिक संरचना समझने के लिए दोस्तों। अब इसके पास में दोस्तों डबल लेयर कर देते हैं, इस बॉक्स को इस तरीके से डबल लेयर में बनाएंगे। डबल लेयर में दोस्तों बॉक्स बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी कुंडलियां लगाएंगे इस तरीके से। ये दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, यहां पर एक दूसरी कुंडली लगाएंगे फ्रेंड्स। ये दोस्तों निर्गत पॉइंट है, और ये निवेशी पॉइंट है, यानी यहाँ से ये शक्ति प्रवेश करती है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक कुंडली है P, और ये दोस्तों क्या है, द्वितीय कुंडली है। ये फेरों की संख्या है दोस्तों, ये क्या है, फेरों की संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है दोस्तों ये, तो लिख लेंगे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है दोस्तों। ये क्या है, ये फिर से वही लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली है, और दोस्तों ये क्या है, ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। ये दोस्तों क्या है, ये नर्म लोहे की क्रोड होती है, नर्म लोहे की क्रोड होती है दोस्तों, इसे नर्म लोहे की क्रोड बोलते हैं। ये नर्म लोहे की क्रोड है। तो दोस्तों क्या करते हैं, जैसे इस प्राथमिक कुंडली में धारा बहती है, तो दोस्तों धारा के बहने से क्या होता है, यहाँ पर एक परिवर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है। वो परिवर्ती फ्लक्स क्या करता है, इस कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जो इस वैद्युत वाहक बल में दोस्तों कुंडली में क्या कर देता है, एक प्रेरित धारा को जन्म देता है। और दोस्तों वो प्रेरित धारा इस तरीके से द्वितीय कुंडली जो इससे संबंधित होती है दोस्तों, इस तरीके से इस डायरेक्शन में दोस्तों आती है। और ये द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है, जब धारा इसमें पहुंचती है तो द्वितीय कुंडली में भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, जो प्राथमिक कुंडली है इससे जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, वो क्या हो रहा है, d∅b। दोस्तों जब धारा यहाँ पर पहुंचती है, इस फ्लक्स के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी EP, और दोस्तों यहीं पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, यानी IP। फ्रेंड्स वो क्या करता है, जब धारा इस तरीके से पहुंचती है द्वितीय कुंडली में, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी एक फ्लक्स परिवर्ती फ्लक्स बनता है। क्या बनता है दोस्तों, d∅b। और दोस्तों यहाँ पर भी एक वैद्युत वाहक बल जन्म लेगा। वो वैद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों, वो होगा ES।
यानी यदि ये वैद्युत वाहक बल ईपी है तो ये वैद्युत वाहक बल ईएस हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर यदि धारा आईपी उत्पन्न हुई थी तो यहाँ पर धारा क्या उत्पन्न हो जाएगी, आईएस धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का इसमें डेरिवेशन दोस्तों बनता है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, ईपी बराबर क्या गया था माइनस का एनपी और डी5 अपॉन में dt। अब आइए दोस्तों दूसरी कुंडली के लिए देख लेते हैं, यानी द्वितीय कुंडली के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये कैसा है, ये आंतरिक संरचना है दोस्तों, और ऊपर वाला जो चित्र बना था ये कैसी थी, बाह्य संरचना थी। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें क्या इक्वेशन बनेगा। तो दोस्तों इसमें भी एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, यानी क्या बनना है d5b और अपान में दोस्तों क्या है dt है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और दोस्तों यही माइनस का चिन्ह क्या करता है, एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग ES लिखेंगे। E से दोस्तों वैद्युत वाहक बल है और S से मतलब द्वितीय कुंडली में है दोस्तों, सेकेंडरी में है तो S लिख देंगे। अब दोस्तों मान लेते हैं कि इस कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो N से लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों ES इक्वल टू माइनस का दोस्तों NS लिखेंगे, क्योंकि ये द्वितीय कुंडली है तो NS, और दोस्तों ये क्या आ जाएगा d5b और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा dt, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 व 2 से। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि समीकरण 1 व 2 से किस तरीके से तुलना हम लोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, लिखेंगे EP अपॉन में ES इक्वल टू दोस्तों माइनस का NP, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा d5b अपॉन में dt, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा माइनस का NS d5b अपॉन में dt। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये वाला जो पोर्शन दिया गया है दोनों समीकरणों में फ्रेंड्स, तो ये वाला पोर्शन दोनों समीकरणों का एकदम से सेम है। ये दोस्तों देख लेते हैं इस तरह का जो ये पोर्शन दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये पोर्शन एकदम से सेम है, यानी d5b अपॉन dt d5b अपॉन dt दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फ्रेंड्स क्या, यहाँ पर बचेगा EP, क्या बचेगा EP, और अपान में यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा ES इक्वल टू दोस्तों क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा NP और नीचे बच जाएगा NS। तो दोस्तों यही क्या मिल गया हमें फार्मूला, ये फार्मूला मिल गया, यानी ट्रांसफार्मर का दोस्तों फार्मूला मिल गया। अब आइए यहाँ पर कंडीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये किस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो दोस्तों पहली कंडीशन देख लेते हैं, ये पहली कंडीशन क्या है। तो दोस्तों जो पहली कंडीशन होगी वो हो जाएगी कि यदि NP बड़ा है NS से। दोस्तों पहली कंडीशन क्या है कि यदि NP बड़ा है किससे, NS से, यानी यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का वो ट्रांसफार्मर बनेगा। तो फ्रेंड्स प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें अधिक दिखानी है, तो इस तरीके से दर्शाएंगे, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में लगे हुए फेरों की संख्या से अधिक है। तो दोस्तों देख लेते हैं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, द्वितीय कुंडली में लगे फेरों की संख्या कम है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरह का इक्वेशन बनेगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स EP अपॉन में ES इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा NP अपॉन में NS। अब फ्रेंड्स आइए तुलना कर लेते हैं। यदि कह रहा है कि NP बड़ा है NS से, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो NP है वो NS से बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा EP भी बड़ा हो जाएगा किससे, ES से, यानी EP जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, ES से। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, यानी EP बड़ा है और ES कम है दोस्तों, तो क्या करेंगे EP यानी यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज डालेंगे और यहाँ से कम वोल्टेज निकालेंगे। तो दोस्तों जब इस तरह का कोई ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ से ज़्यादा वोल्टता डाली जाती है और कम वोल्टता हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या दोस्तों उसे बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों कैसा ट्रांसफार्मर होता है, वो अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है फ्रेंड्स, जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, ऐसा ट्रांसफार्मर कहलाता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अब आइए दोस्तों इसकी दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि NP छोटा है NS से, दोस्तों इस बार क्या था, बड़ा था, इसमें क्या कह रहा है कि यदि NP छोटा है NS से। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का वो चित्र होगा। इस तरीके से दोस्तों आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें देख रहे हैं फेरों की संख्या कम है और इसमें फेरों की संख्या अधिक है। तो दोस्तों जब इसमें फेरों की संख्या कम है, इसमें फेरों की संख्या अधिक है, तो यहाँ पर फिर से वही वाला फार्मूला हम लोग अपनाएंगे। क्या फार्मूला अपनाएंगे दोस्तों, EP अपॉन में ES इक्वल टू NP अपॉन में NS। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं फेरों की संख्या से हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि NS बड़ा है, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि NS जो है वो NP से बड़ा है, क्योंकि इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो दोस्तों जब NS बड़ा होगा NP से, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, तो फ्रेंड्स जिस तरीके से यहाँ पर फर्क पड़ा था पहली वाली कंडीशन में, उसी तरीके से यहाँ पर फर्क पड़ेगा कि यदि NS बड़ा है NP से, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ES बड़ा भी हो जाएगा EP से दोस्तों, क्योंकि जब NS बड़ा है NP से तो ES भी बड़ा होगा EP से। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ से हम लोग कम डाल रहे हैं और ज़्यादा निकाल रहे हैं। दोस्तों क्या बना रहे हैं, यहाँ से कम वोल्टता जा रही है और ज़्यादा निकाल रहा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों उच्चाई ट्रांसफार्मर। दोस्तों कैसा हो जाएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ लिखेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर।
तो दोस्तों इस तरह का ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है फ्रेंड्स। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो क्रियाविधि होती है वो हम लोगों ने समझ ली है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों, यानी EP/ES = NP/NS, दोस्तों ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की किस तरीके से चित्र होते हैं ऊंचाई और अपचाई के, तो दोस्तों क्या करेंगे, इसी तरह का ट्रांसफार्मर बनाएंगे और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, पहले वाले में कुंडली की संख्या अधिक कर देंगे, दूसरे वाले में कुंडली की संख्या कम कर देंगे, तो बन जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर। और यदि पहले वाले दोस्तों कुंडली में जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जो फेरों की संख्या है वो कम कर देंगे, और द्वितीय कुंडली में यदि फेरों की संख्या अधिक कर देंगे तो हो जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यानी बढ़ने वाला। तो दोस्तों इन दोनों समीकरणों को देख लेते हैं दोस्तों, जो दोनों ये ट्रांसफार्मर आए हैं, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर क्या कहलाता है फ्रेंड्स। तो पहला नंबर देख लेते हैं, जो अपचाई ट्रांसफार्मर है दोस्तों उसे बोलते हैं स्टेप डाउन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों क्या है ये? अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब स्टेप डाउन। और दोस्तों जो दूसरा आया है ये क्या है? ऊंचाई यानी स्टेप अप। इसे क्या लिखेंगे दोस्तों? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोस्तों इनके अलावा एक ट्रांसफार्मर और होता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? जिसे हम लोग जानते हैं ऑटो कट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ऑटो कट ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका क्या कार्य होता है, उसकी क्या क्रिया विधि होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हों, एक बार यदि आप लोगों की चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों, तो अब आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इन्हें हम लोग समझेंगे। तो आइए एक छोटी सी दोस्तों कैलकुलेशन और है वो और क्लियर कर लेते हैं इसमें। तो दोस्तों किस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यदि दोस्तों यहाँ देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का क्या है, एक छोटा सा दोस्तों देख लेते हैं उपयोग। क्या लिखेंगे दोस्तों? उपयोग। ये ट्रांसफार्मर के क्या उपयोग होते हैं, इनमें किस तरीके से क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों इन्हें एक बार और से सीख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर किन में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? तो किस में प्रयोग किए जाते हैं? टीवी उपकरण में। किसमें दोस्तों? टीवी उपकरण में। केबल टावरों में दोस्तों। किसमें? केबल टावरों में। तो इस तरीके से ये चीज़ें उपयोग की जाती हैं। अब आइए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा और सीख लेते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर सीख चुके हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर सीख चुके हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या होता है, फ्लक्स की हानि क्या होती है। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है दोस्तों, क्या है, ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है, हम लोग देख रहे हैं ये प्राथमिक कुंडली है, तथा द्वितीय कुंडली होती है दोस्तों। यदि इनका युग्मन सही ना हो पाए दोस्तों, क्या है, यदि इनका युग्मन सही नहीं हो पाता है तो प्राथमिक कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली से संबद्ध नहीं हो पाता है। यानी जो पहली कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स से संबद्ध नहीं कर पाता है, अच्छे से उसका दोस्तों जो है स्थापित नहीं हो पाता है। तो इस कारण से होने वाली जो ऊर्जा की हानि है उसे ही बोलते हैं फ्लक्स की हानि। क्या बोलते हैं उसे दोस्तों? उसे ही कहा जाता है फ्लक्स की हानि, यानी फ्लक्स में किस तरीके की हानि उत्पन्न हुई है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तांब्रिक हानि क्या होती है। क्या होती है दोस्तों? तांब्रिक हानि। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर जो तांबे से बनी कुंडलियां होती हैं, यानी जो कुंडलियां होती हैं तांबे के तारों से बनी होती है दोस्तों, इनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है दोस्तों। तो धारा के प्रवाह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, तो दोस्तों जब यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है तो I² R दोस्तों ये कंडीशन बन जाती है यहाँ पर धारा के प्रवाह से। और ये किसके बराबर में होता है दोस्तों? ये होता है शक्ति के बराबर में, यानी P के बराबर में। तो दोस्तों P के बराबर में क्या आ जाता है, I²R। तो दोस्तों इससे क्या होता है, हानि, यानी ऊष्मा की हानि के रूप में ये ताम्रिक हानि दोस्तों होती है, जिसमें ऊष्मा की अत्यधिक हानि हो जाती है। अब दोस्तों क्या करना होता है, जिसे मोटे तार प्रयोग करके इसे कम किया जा सकता है। दोस्तों क्या करते हैं, यदि इन कुंडलियों को बनाने में हम लोग मोटे तारों का प्रयोग करें तो ये जो उत्पन्न होने वाली हानि है ये हानि कम हो सकती है दोस्तों। उसके बाद में एक दोस्तों टॉपिक आता है लौह हानि। क्या होती है दोस्तों? लौह हानि। वो क्या होती है दोस्तों? जो ट्रांसफार्मर की क्रोडें होती हैं दोस्तों, ये क्या होती हैं, जो ट्रांसफार्मर की नर्म लोहे की क्रोडें होती हैं। आइए दोस्तों इस वाले ट्रांसफार्मर आप लोगों को दिखा देते हैं, ये वाला। तो फ्रेंड्स क्या है, ये जो नर्म लोहे की क्रोडें हैं ट्रांसफार्मर में, तो ये दोस्तों क्या बनी होती है, नर्म लोहे की क्रोडें होती हैं। इनमें क्या होता है, भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। क्या होता है, जो ये ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है दोस्तों। जब इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है भंवर धाराएं उत्पन्न होने से, तो दोस्तों इस तरह की हानि क्या कहलाती है, लौह हानि कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है, एक होती है शैथिल्य हानि। क्या होता है फ्रेंड्स, शैथिल्य हानि। तो आइए शैथिल्य हानि क्या होती है, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की क्रोड के चुंबकन तथा विचुंबकन की क्रिया होती है दोस्तों, यानी ट्रांसफार्मर की जो दोनों कुंडलियां होती हैं, जो इनमें जो ये पाटलित क्रोडें होती हैं, इनमें क्या होता है, चुंबकन और विचुंबकन की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती है दोस्तों। तो उस ऊर्जा की हानि को क्या बोलते हैं, शैथिल्य हानि बोलते हैं। तो दोस्तों ये एकदम से छोटा सा स्टेप था दोस्तों ट्रांसफार्मर को सीखने का। उसके बाद दोस्तों इसकी क्रिया विधि और इसके बहुत सारे उपयोग हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये बस यही चीज़ें थी ट्रांसफार्मर के रूप में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तब आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स, और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 7 प्रत्यावर्ती धारा। तो आइए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं हेडिंग ट्रांसफार्मर, और दोस्तों ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत होता है, किस तरीके से कार्य करता है, तो दोस्तों यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत होता है। दोस्तों हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत
ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है दोस्तों ट्रांसफार्मर, और दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बिना हम लोग कोई भी उपकरण अच्छे रूप से चला नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। क्या लिखेंगे, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसकी रचना क्या होती है, किस तरीके से इसकी रचना बनी होती है फ्रेंड्स। तो डालेंगे हेडिंग रचना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी क्या रचना है। इसमें नर्म लोहे की, क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें नर्म लोहे की पृथक्कृत पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर बनाई जाती है। एक के ऊपर एक पत्तियों के ऊपर रखकर क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं, बनाई जाती है। जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, जिसे पाटलित क्रोड कहते हैं, जिसे पाटलित क्रोड कहते हैं। जिसे पाटलित क्रोड कहते हैं, जिससे कि वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो सके। यानी दोस्तों जो वैद्युत ऊर्जा है वह कम से कम हानि हो दोस्तों उसकी, यानी वैद्युत ऊर्जा की हानि बिल्कुल एकदम से सूक्ष्म मात्रा में हो। इस क्रोड पर विद्युत रोधी पदार्थ की परतें चढ़ाई जाती हैं, जो तांबे के तारों को लपेट कर इन कुंडलियों के रूप में संयोजित करते हैं। इन कुंडलियों में से तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं। इन कुंडलियों में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं। तांबे के दोस्तों क्या है, तार कैसा होता है, मोटा तार होता है दोस्तों। क्या लिखेंगे, मोटे तार के, यानी तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं दोस्तों। इसमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। एक प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी
तथा दूसरी द्वितीयक कुंडली कहलाती है। द्वितीयक कुंडली कहलाती है। एक प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी द्वितीयक कुंडली कहलाती है। तो दोस्तों ये होता है क्या, इसकी संरचना, यानी किस तरीके से इसकी संरचना बनी होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी क्रियाविधि क्या होती है दोस्तों, और यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आइए फ्रेंड्स डाल लेते हैं हेडिंग क्रियाविधि। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, क्रियाविधि। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसकी क्या क्रियाविधि होती है, किस तरीके से यह कार्य करती है। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में स्रोत से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार दिशा में तथा दूसरी बार दिशा में चुंबकित हो जाती है। एक बार दिशा में तथा दूसरी बार दिशा में चुंबकित हो जाती है। दिशा में चुंबकित हो जाती है। एक बार दिशा में तथा दूसरी बार उसी दिशा में क्या होता है दोस्तों, चुंबकित हो जाती है। द्वितीय कुंडली भी इसी क्रोड पर इसी तरह का व्यवहार करती है और बार बार चुंबकन व विचुंबकन के कारण इसमें क्या होता है दोस्तों, फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, बार बार इसी क्रिया के कारण चुंबकन व विचुंबकन होने से फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कुंडली में धारा को प्रेरित करता है। जो कुंडली में दोस्तों क्या करता है, धारा को प्रेरित करता है और जिससे क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब दोस्तों देख लेते हैं, माना प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में
द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः, प्राथमिक कुंडली में दोस्तों क्या हो जाएगी NP, और द्वितीयक कुंडली में क्या हो जाएगी NS होती है। दोस्तों प्राथमिक कुंडली में और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या हमने लिख लिया है। प्रत्येक फेरे से बद्ध, प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में चुंबकीय फ्लक्स के मान में चुंबकीय फ्लक्स के मान में नगण्य नगण्य क्षरण होता है, क्षरण होता है। दोस्तों क्षरण का मतलब है क्षय होना, यानी किसी चीज का नष्ट होना। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार किस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्राथमिक कुंडली में जो उत्पन्न होता है वैद्युत वाहक बल वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स वैद्युत वाहक बल E और P से हो जाती है प्राथमिक कुंडली इक्वल टू माइनस का N, और दोस्तों प्राथमिक कुंडली P यानी NP यानी प्राथमिक कुंडली में लगे फेरों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है डेल्टा फाई यानी परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स, और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है डेल्टा T। तो इस तरीके से प्राथमिक कुंडली के लिए होता है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं द्वितीयक कुंडली के लिए। तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली में वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। तो आइए दोस्तों द्वितीय कुंडली के लिए वैद्युत वाहक बल देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ES इक्वल टू माइनस का NS, और यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा T। तो दोस्तों इस तरीके से दोनों के ये जो मान है वो बराबर है, यानी परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा और यहाँ पर भी परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा। तो ये डेल्टा दोनों दोस्तों जो है डेल्टा से डेल्टा समाप्त हो जाएंगे, माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा EP अपॉन में ES और इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर बचेगा NP अपॉन में NS, और यही दोस्तों क्या है इक्वेशन आ जाएगा ट्रांसफार्मर का। तो यही फ्रेंड्स क्या आ गया है ट्रांसफार्मर का इक्वेशन निकल कर आ गया है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें किस तरीके की वोल्टता का मान दिया जाता है। दोस्तों क्या लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में दोस्तों क्या होता है, यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो, यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध दोस्तों कैसा होता है नगण्य होता है, तो ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि सूक्ष्म होती है, ऊर्जा की हानि दोस्तों क्या होता है सूक्ष्म होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्राथमिक कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP का मान, EP का मान उसके सिरों पर लगे विभवांतर, उसके सिरों पर लगे, उसके सिरों पर लगे विभवांतर, उसके सिरों पर लगे विभवांतर VP के लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कंडीशन बन जाएगी। तो दोस्तों कंडीशन बन जाएगी ES अपॉन में EP इक्वल टू VS अपॉन में VP। तो अब आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्या बनेगा, NS अपॉन में NP इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा R के। ये R क्या है दोस्तों, इसे बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या लिखेंगे दोस्तों, जहाँ स्मॉल r एक, जहाँ स्मॉल r एक परिणमन परिणमन अनुपात कहलाता है,
अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? परिणमन अनुपात कहलाता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में किस तरीके की हानियां होती हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानि होती है। तो दोस्तों पहली हानि होती है ताम्रिक हानि। क्या लिख लेते हैं? ताम्रिक ताम्रिक हानि। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ताम्रिक हानि में क्या होता है। ट्रांसफार्मर की ट्रांसफार्मर की तांबे से बनी कुंडलियों में तांबे से बनी कुंडलियों में तांबे से बनी कुंडलियों में धारा प्रवाह के कारण धारा प्रवाह के कारण धारा प्रवाह के कारण शक्ति दोस्तों क्या होता है? P बराबर I²R। शक्ति ऊष्मा हानि के रूप में होती है। इसे ताम्रिक हानि भी कहते हैं। इसे ताम्रिक हानि भी कहते हैं। इसे ताम्रिक हानि भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स दूसरी डेफिनेशन क्या है? फ्लक्स हानि। क्या है? फ्लक्स हानि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं फ्लक्स में किस तरीके की हानि होती है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों का ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन संबद्ध युग्मन पूर्णतः उचित स्थापित नहीं हो पाने से इसमें ऊर्जा फ्लक्स हानि के रूप में होती है। क्या होता है दोस्तों? फ्लक्स हानि के रूप में ऊर्जा जो है वो हानि होती है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं लौह हानि क्या होती है फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे? लौह हानि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं लौह हानि में क्या है फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर की क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि लौह हानि कहलाती है। दोस्तों ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा की हानि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लौह हानि कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शैथिल्य हानि क्या होती है। और दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है तो देख लेंगे शैथिल्य हानि क्या होती है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं शैथिल्य हानि में क्या आता है दोस्तों। ट्रांसफार्मर की क्रोड के चुंबकन तथा विचुंबकन क्रिया से
ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि शैथिल्य हानि कहलाती है, शैथिल्य हानि कहलाती है। तो दोस्तों इस तरीके से होता है ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का टॉपिक हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर को हमने देख लिया, ट्रांसफार्मर का आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, उसकी दोस्तों क्रियाविधि, किस तरीके से वो क्रिया करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।